नमस्कार, मैं हूं दीपक फर्रुखाबाद से। इससे पहले आपने पहली क्लास में देखा था हिस्ट्री के चैप्टर्स में आपको दिल्ली सल्तनत बताया था पार्ट 1 में। ये इसका पार्ट 2 है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कैकुबार और क्यूमार्स तक। कैकुबार और क्यूमार्स वहाँ पे लास्ट में राजा रह गए थे। इसके बाद में एक नया वंश चालू होता है, खिलजी वंश। ये खिलजी वंश कब से स्टार्ट हो जाता है? 1290 से। सबसे पहले राजा इसके खिलजी वंश के जो होते हैं वो कौन होते हैं? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक ऐसे राजा थे जो बहुत ज़्यादा उदारवादी थे, बहुत ज़्यादा दयावान थे। लोगों पे, गरीबों पे और हर जगह पे लोगों को क्या करते थे? दया देते थे और काफ़ी सारा दान देते थे। कौन? यही वाले। ये ज़्यादा आक्रमण पे, इस पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। लेकिन इनके पास में क्या था? इनके पास में इसने अपने भतीजे को बुला लिया था। इनका भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत तेज तर्रार था, बड़ा खचरा टाइप का था। ये जब भी देखता था तो युद्ध की नीति से, कब्जा की नीति से, हर जगह अपना परचम लहराने के लिए एक तानाशाही की डिक्टेटरशिप की तरह एक्ट करता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जब अलाउद्दीन खिलजी आया तब फिरोज शाह इन्होंने खिलजी ने कहा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, कि ऐसा है तुम साउथ में जाओ, तुम दक्षिण में जाओ, दक्षिण में जाके अपना वहाँ पे सामान लूटो और फिर यहाँ पे आओ। ये चला गया। ये बहुत कुशल था। इसने वहाँ पे दक्षिण में अंधाधुंध लूटा पैसा, हर जगह से पैसा लूट लिया और लूट के यहाँ पे लाया। और जब फिरोज शाह खिलजी ने पूछा कि अच्छा बताओ कितना पैसा हुआ, सारा इसका हिसाब दो, ये सनक गया। इसने इसका कोई हिसाब नहीं दिया, बल्कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को ही ख़त्म कर दिया कि अच्छा तुम हमसे हिसाब मांगोगे। लो, ख़त्म कर दिया, इनकी कहानी ख़त्म हो गई। बल्कि जलालुद्दीन खिलजी ने इसे अपना दामाद भी बना लिया था, फिर भी अपनी बेटी से इसकी शादी करा दी थी, लेकिन इसके बाद भी इसने इसकी हत्या कर दी। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हत्या हो गई 1296 में, जाके 1296 में अलाउद्दीन खिलजी आ गया। इसका साम्राज्य इसने बहुत कुशलतापूर्वक अपना शासन किया, बड़ी क्रूरतापूर्वक शासन किया। जैसे कि उसकी एक नीति थी कि हर जगह हमें करना है, तानाशाह करना, डिक्टेटरशिप करनी है। उसी के तौर पे वो चलता रहा। उसी के तौर पे पूरी उसने ज़्यादातर इंडिया चारों तरफ से कब्जा लेती जाके। इंडिया में जैसे कि हमको सबको पता है कि हम लोग की 4 डायरेक्शंस हैं। इंडिया भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसे ही है, इस डायरेक्शन में चारों तरफ से। तो इसने अपने सबसे पहले करा क्या? अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया कि सबसे पहले अपने 4 सेनापति कर लिए। 4 सेनापतियों को अपने चारों डायरेक्शन में इधर उधर करके बैठा दिया। इनके 4 सेनापति थे। कौन कौन से थे? पहला था नुसरत खान, फिर जफ़र खान, फिर उलुग खान, फिर मलिक कफूर। ये 4 इनके सेनापति थे। बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय और बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी वाले इन लोग के क्या थे? सेनापति थे। काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने इस पर राज किया जाके। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा टाइप का इंसान था। एक तो अलाउद्दीन खिलजी का पहले पुराना नाम जो था, निक नेम उसका नाम अली गुशर्ब था। अली गुशर्ब। ये खुद को खलीफा मानता था, खलीफा की डिग्री ले ली थी। खुद को खलीफा मान के खुद को भगवान भी मानने लगा था, खुद को खुदा समझता था। और ये खुद एक नया धर्म लाना वाला था कि हम अपना नया धर्म बनाएंगे। लेकिन बाकी लोग बैठे हुए थे। इनके जो उलेमा लोग होते हैं, इनके जो मौलवी के ऊपर जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उन्हें उलेमा बोलते हैं। तो उलेमा लोगों ने समझाया कि बेटा ऐसा है, एक नया धर्म ना बनाओ। जो हमारा धर्म चल रहा है पहले से, इस्लाम धर्म, उसी को ही आगे बढ़ाने के लिए आप कोशिश करो। आके ये धर्म आगे बढ़ाने के आप नया धर्म बना लोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। खैर, कैसे भी करके वो बात ये समझ गया। कौन? खिलजी। और खिलजी ने फिर नया धर्म बनाने की घोषणा ख़त्म कर दी। अच्छा, ये अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इंस्पायर हो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक से। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर देखा जाए तो केवल 4 साल का ज़्यादातर उसका शासन चला था। ठीक है, 1206 से 1210 तक। और उस 4 सालों के अंदर उसने इतना सब कुछ कर लिया था कि आज तक लोग उसे जानते हैं, चाहे कुतुब मीनार की वजह से हो, चाहे किसी की वजह से हो। ऐसे ही उसने क्या किया? उसने देखा कि कुतुब मीनार बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो ऐसा करते हम भी एक मीनार बना दें। तो इसने भी एक मीनार बनवाई, लेकिन इंजीनियर की गलती से वो छोटी बन गई थी और वो इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई। उस मीनार का नाम, मीनार खैर आज भी है, उसका नाम अलाई मीनार है। फिर उसने देखा अलाउद्दीन खिलजी ने कि ऐसा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा किया था कि एक सबसे पहले मस्जिद बनवाई थी कुबुतुल इस्लाम,
तो इसमें अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा करते हैं कि जहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम मंदिर मस्जिद बनी हुई है उसके मेन गेट पे जाके हम अपना गेट बना दे रहे हैं। जाके उसने बना दिया, क्योंकि एंट्री तो वहीं से करेंगे आके। सबसे पहले नाम तो अलाउद्दीन खिलजी का होगा, तो उसने बना भी दिया। और जो गेट बना हुआ है उसका नाम अभी भी अलाई दरबार है। क्या है? अलाई दरबार। अलाई मीनार हो गई थी, अलाई दरबार हो गया। इसने काफ़ी चीज़ें ऐसे करता रहा कि लोगों पे अपनी छाप छोड़ने के लिए एक अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने लगा। इसने सबसे पहले मार्केट पॉलिसी इसकी बहुत अच्छी हुई, बाजार प्रणाली जो होती बहुत अच्छी। और उसके बाद घोड़ा दागने वाली प्रॉब्लम थी, इसने सबसे पहले चालू कर दी थी कि जो घोड़ा है किसका होगा किसका नहीं होगा, ये इसने सबसे पहले पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी। इसने अपने शासनकाल में 4 घोषणाएं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो इसने सबसे पहले स्टार्ट कर दी थी। 4 घोषणाओं में क्या थी कि पहले नंबर पे ये था कि दारू बंद, अल्कोहल जितनी भी इनके साम्राज्य में होगी अल्कोहल की कोई भी चीज़ नहीं चालू होगी। दूसरा था कि जो ज़मीन है, जो ज़मीन दान पे मिली है, वो उस पर हक जो होगा वो सरकार का होगा। इसको खालसा भूमि कहा जाएगा। कौन सी भूमि? खालसा भूमि। लो ठीक है। तीसरा ये था कि जो छोटे छोटे त्यौहार हैं वो त्यौहार बंद हो जाने चाहिए। इन त्योहारों की जगह पे आप कुछ भी अपने घर पे छोटा सा प्रोग्राम कर लीजिए, लेकिन छोटे प्रोग्राम ज़्यादा सार्वजनिक तौर पे ना बनाइएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने ये भी बोला कि अगर आपका कि जैसे कोई बड़ा आदमी है, बड़े घर पे आप लोग डायरेक्ट नहीं मिल सकते, डायरेक्ट मिलने पे पाबंदी लगा दी। इसके लिए आपको काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते थे, तो डायरेक्ट मिल नहीं सकते थे आप। एक तो ये केस हो गया। ये सारे चीज़ इसने अप्लाई करा दी थी जाके। फिर उसके बाद इसने कुछ टैक्स लगा दिए थे, जैसे जजिया, जक़ात, खैरात, खुम्स, चरी, धरी, ये सारे इन्होंने क्या लगा दिए? टैक्स लगा दिए थे लोगों पे। ये सब करने पड़ेंगे। जैसे जजिया था, जजिया टैक्स था, वो किस पे था? जजिया टैक्स गैर मुसलमानों पे था, जो हिंदू नहीं थे उन पे था। जजिया के बाद जक़ात आता है। जक़ात क्या था? गैर मुसलमानों की सैलरी पे था। खैरात जो था वो गैर मुसलमान नहीं, मुसलमानों पे। खैरात जो था मुसलमानों के किस पे था? मुसलमानों की ज़मीनों पे था। मुसलमानों की जो ज़मीन थी उसके ऊपर लगता था खैरात। फिर सारे टैक्स ऐसे ही होते जाते थे। फिर जो घरी टैक्स होता था वो लगता था हाउस टैक्स। जो घर पे टैक्स लगता है उसको बोलते थे घरी। और जो चरी वाला जो होता था वो चरगाह, जो जानवर चरते हैं उसको, उस पर टैक्स लग जाता था कि जी अगर जानवर यहाँ पे चर रहे हैं आके तो इनका टैक्स अलग से लगेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये इनके इसने टैक्स लगा दिए थे। जनता थोड़ी बहुत परेशान भी थी, और कुछ लोग हर जगह ऐसा ही रहता है, कोई अपोज में रहता है, कोई पॉजिटिव में रहता है, तो इसमें भी यही था। फिर इसके बाद इसने काफ़ी सारे अपने बनाए थे कुछ, जैसे कि विभाग बना दिए जाते हैं, जैसे कि पुलिस विभाग अपने यहाँ बनता है, या कोई डाक विभाग बन गया। इनके यहाँ भी विभाग थे। इनके यहाँ विभाग के नाम थे जैसे कि दीवान विरासत हो गया, दीवान वसीयत हो गया, दीवान अबान हो गया, दीवान अगान हो गया। ऐसे करके इन्होंने अपने विभाग बना लिए थे कुछ। अगर इनकी युद्ध की बात करें तो युद्ध इसका स्टार्ट हुआ था, जब से पहले आया था 1296 में, और 1296 के बाद 1297 में इसने गुजरात में कर्णदेव, राजा कर्णदेव पे जाके अटैक कर दिया था जाके। तो कर्णदेव के पास में उनको सबसे अच्छा एक अपना सेनापति मिल गया। एक दास था वहाँ पे, उसका नाम था मलिक कफूर। क्या नाम था? मलिक कफूर। इसने वहाँ पे जाके उससे राजा से कहा कि जी हमें दे दो, और उसे खरीद लिया। कितने में खरीदा था? 1000 दिनार में। क्या 1000 दिनार दे दिए, उसे खरीद लिया। उसको इसीलिए मलिक कफूर जो उसका सेनापति है उसको क्या बोलते थे? 1000 दिनारी भी बोला जाता था। ठीक है। अब जो मलिक कफूर था ये क्या था? ये हिजड़ा था। ये हिजड़ा था, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल था और सबसे ज़्यादा इसकी मानता था अलाउद्दीन खिलजी को। सब पूरा भगवान खुदा मानता था ऐसे। ठीक है। और इसके बाद अगर इसको और विशेष देखा जाए तो ये जो मलिक कफूर था, मलिक कफूर इसको ये पहले हिंदू ही था। इसका नाम चंद्रराम था। चंद्रराम से कन्वर्ट होकर इसका नाम हो गया था क्या? मलिक कफूर। तो मलिक कफूर जो जितना इंडिया का साउथ वाला पार्ट था वो पूरा कवर कर रहा था। इसने साउथ के जितने पार्ट थे सब कुछ जीत लिया था, कोई बचा ही नहीं रखा, सब कुछ जीत लिया था इसने। अभी बताते हैं कौन से सन में क्या क्या इसने जीता था। तो उसने इतना हो गया था हमारा 1297 में। 1297 के बाद में 1301 में जाके एक बार हमला इसने कर दिया। कहाँ? रणथंभौर में। रणथंभौर जीत लिया 1301 में। 1303 में जाके इसने क्या जीत लिया? चित्तौड़। चित्तौड़ कैसे जीता था? ये चित्तौड़ कहानी सभी लोगों ने पढ़ी होगी, जहाँ पे
पद्मावती की कहानी यहीं से चालू हो जाती है, रतन सिंह और पद्मावती। तो पद्मावती के लिए इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ाई लड़ी थी जाके, और वहाँ पे जाके इसने चित्तौड़ कब्जा लिया। चित्तौड़ एक ऐसी जगह है जो पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा ली थी जाके। बाकी चित्तौड़ और यहाँ पे इधर जितनी भी जगह हैं वो कब्जा नहीं पाई थी किसी मुगल ने, किसी भी सरकार ने जाके। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में जाके कब्जा ली थी, फिर 1326 में जाके फिर छुटा भी लिया था। हमीर सिंह सिसोदिया ने छुटा लिया था। हमीर सिंह सिसोदिया के बाद में क्षेत्र सिंह आते हैं, फिर मुकुल सिंह आते हैं, फिर उसके बाद में राणा खुम्बा आते हैं। राणा खुम्बा के बाद में फिर इनके बेटे आ जाते हैं उदय सिंह के बाद में फिर इनके बेटे रायमल आते हैं, फिर राणा सांगा आते हैं, फिर रतन सिंह आते हैं, विक्रमादित्य आते हैं, वानवीर आते हैं, वानवीर बाद उदय सिंह आते हैं, उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप आते हैं, महाराणा प्रताप के बाद उनका बेटा रतन सिंह आता है। फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे होते होते लास्ट महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह आता है, अमर सिंह के बाद रतन सिंह आते हैं, रतन सिंह के बाद में धीरे होते होते सज्जन सिंह, भोपल सिंह, ऐसे करके पूरा इनका वंश 1947 तक खत्म हो जाता है। कहाँ तक? इनका महाराणा प्रताप का। ये अलग वंश है। इनके बाद में जब स्टडी करेंगे तब बताएंगे कैसे कैसे इनकी कहानी आगे बढ़ी थी, कहाँ कहाँ पन्नाधाई आती थी, कहाँ कहाँ उदय सिंह किसे मारा था, वानवीर ने कैसे कैसे मांगा था। ये सारी कहानी कब पढ़ेंगे? जब महाराणा प्रताप की कहानी आगे पढ़ेंगे या फिर उस वंश को आगे पढ़ेंगे। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? खिलजी वंश। ठीक है, 1303 में इन्होंने ये कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ? अब 1307 से स्टार्ट हो गया कहाँ पे? साउथ वाला मलिक कफूर का। मलिक कफूर ने सबसे पहले 1307 में यादव वंश में अपना कब्जा कर लिया जाके। यादव वंश के रामचंद्र देव सिंह थे, रामचंद्र देव सिंह को वहाँ पे उसने हरा दिया। रामचंद्र सिंह ने बहुत वीरता से लड़ा था और कहा था कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। इसीलिए वो उससे खुश हो गया था अलाउद्दीन खिलजी, और खुश होकर उसने कहा था कि ये देवगिरी की ये जो छोटी सी जगह है इसको हम तुम्हें वो बनाते हैं, जागीरदार बनाते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया था कि जागीरदार देवगिरी किसे बनाया गया, इसके ऊपर व्याख्या कीजिए। पूरी डिटेल लिखनी होती थी यादव वंश के ऊपर। 1307 के ऊपर बाद आती है 1309। 1309 में ये काकतीय वंश एक आता है, काकतीय वंश। इसका राजा था प्रताप रुद्र देव सिंह। प्रताप रुद्र से देव सिंह को कौन हरा देता है? ये मलिक कफूर हरा देता है। लेकिन प्रताप रुद्र देव सिंह जो थे वो ऐसे राजा थे बिल्कुल एकदम बेकार से, लुढ़स राजा थे। इनका कोई मतलब ही नहीं था। इन्होंने बिल्कुल भी ये भी नहीं किया कि इससे जाके लड़ लें, जाके इससे थोड़ा तो संघर्ष करें जाके, कुछ भी नहीं किया इन्होंने डायरेक्ट अपनी अधीनता स्वीकार कर ली कि लीजिए हम बंदी बन गए जाके। यहीं से मलिक कफूर ने कोहिनूर हीरा, जो भारत का हीरा था, वो चुरा लिया था। कोहिनूर हीरा का अपना एक अलग इतिहास है। यहाँ से फिर कहाँ जाता है? खिलजी के पास, फिर अफगानों के पास, फिर अंग्रेज़ों के पास, फिर सिख के पास, फिर अंग्रेज़ों के पास, फिर सिख के पास, फिर इसके बाद चला जाता है कहाँ? इंग्लैंड, क्वीन विक्टोरिया के पास में। इसका कहानी अब जब कोहिनूर हीरा का इतिहास बताएंगे तब उसके बाद बताएंगे इसमें। तो काकतीय वंश में ये जो राजा था उसने बिल्कुल एकदम आधीनता स्वीकार कर दी, कुछ लड़ा भी नहीं। और उसने ये भी किया, ऐसा किया कि इसने अपने वजन के बराबर एक सोने की मूर्ति बनवाई, एक सोने की मूर्ति बनवाई, और उस सोने की मूर्ति को जंजीरों से जकड़ लिया पूरा, उस सोने की मूर्ति को, और उसे किसे दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी मलिक कफूर को दे दिया कि ये लो। ये क्या था? ये एक क्या होता है वो? प्रतीकात्मक है, ये होता है इंडिकेशन। वही जो इंडिकेशन होता है गुलामी का इंडिकेशन, वो इंडिकेशन इसे दे दिया मलिक कफूर को कि हाँ तुमने हम पे कब्जा कर लिया था, तुमने हमें लूट लिया, तो इसीलिए हम तुम्हें ये दे रहे हैं, ये आप अपने पास रखो, इससे पता लगता रहेगा। इतने बड़े बड़े बेवकूफ़ राजा थे। इसी से गुस्सा हो गया था एक राजा और गुस्सा हो गए थे, उन्हें फिर इसकी हत्या ही कर दी थी जाके। तुमने ऐसा करा क्यों? तुम्हें अगर नहीं लड़ना था तो फिर भाग जाते, मतलब लड़ते जाके, मगर मरना होता है तो आप तो अधीनता क्यों स्वीकार करी जाके गुलामों की तरह? तुमने नाम खराब कर दिया अपने राजपूतों का। ठीक है, अब ये इतनी किस्सा यहाँ पे ख़त्म हो गया। कहाँ तक? 1309 के बाद में फिर 1310 में होयसल वंश कवर कर लेता जाके, पूरा होयसल वंश। ऐसे ये साउथ था, एक तरफ यादव वंश आता, एक तरफ काकतीय वंश, फिर जो होयसल वंश, फिर पांड्य वंश। 1311 के बाद में ये पांड्य वंश भी कवर कर लेता जाके पूरा। और ये सारे वंश कवर करने के बाद में आखिरी में लास्ट में जाके 1316 में, कब? 1316 में जाके इसकी मृत्यु हो जाती है किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी का वंश यहीं पे ख़त्म हो जाता है जाके। फिर इसका नेक्स्ट राजा आता है 1316 से लेके 1300
1320 तक का। 1316 से लेकर 1320 तक में जो राजा आता है उसका कोई भी ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाती है। और वो राजा एक ऐसा राजा था कि जिसके बारे में एक अनोखा ही राजा, इसकी अलग ही कहानी थी। इसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। इस राजा का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये एक ऐसा इसीलिए अनोखा राजा था, 1320 तक है ये, ठीक है। 1320 कुतुबुद्दीन मुबारक शाह इसलिए एक मूर्ख राजा था क्योंकि वो पता क्या करता था, अपने राजवंश में जाता था, पहली बात तो महिलाओं के कपड़े, लड़कियों के कपड़े पहन के चला जाता था, सब हंसते रहते थे, ये देखो बेवकूफ़, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। उसके बाद तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो बिना कपड़े पहन के ही अपने साम्राज्य में पहुंच जाता था, एकदम उघारे पहुंच जाता था बिना एकदम। अब ये पूरा जनता देखेगी, प्रजा देखेगी, क्या असर होगा। अब ये सब देखते देखते वहाँ पे एक बैठा रहता था और वहाँ उसका नाम था खुसरो खान। खुसरो खान ने उसकी एक बार हत्या कर दी जाके, ये ख़त्म हो गया। जब खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी तब उसका साम्राज्य के सेनापति तो बैठे थे। सेनापति का धर्म होता है कि अपने राज्य को संभालना, राज्य को बचाना जाके। तो सेनापति ने क्या किया, सेनापति ने इसकी हत्या कर दी। सेनापति क्या नाम था? गाजी मलिक। गाजी मलिक ने किसकी हत्या कर दी जाके? अब इसकी कर दी जाके, ख़त्म हो गया खुसरो खान। गाजी मलिक अब हेड बन गया। गाजी मलिक ने कहा कि क्यों ना हम अपना एक नया वंश बना ले जाके। ओके डन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। तो गाजी मलिक ने अब इसके बाद में एक नया वंश बना लिया, इसका नाम हुआ तुगलक वंश। गाजी मलिक का यहीं के इसी के बाद के दोबारा नाम एक नया नामकरण कर दिया गया, उसका नाम क्या? गयासुद्दीन तुगलक। क्या हुआ? गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से लेकर 1414 तक ये राज्य हुआ इनका, किसका? तुगलक वंश का। सबसे पहले कौन आता? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने अपना राज किया, बड़े अच्छे से राज किया, कोई दिक्कत नहीं हुई इसके अंदर, अपने सब कुछ दयावान भी था और जहाँ आक्रमण करना था वहाँ आक्रमण भी करता रहा। लेकिन इसने एक गलती कर दी। गलती क्या करी इसने? एक अपने अफगानी को बुला लिया था जिसका नाम था जौना खान। क्या नाम था? जौना खान। जो जौना खान जो था वो बड़ा पराक्रमी था। जी लिख दे रहे यहाँ पे, जौना खान। जौना खान यहाँ पे बहुत ज़्यादा पराक्रमी था, लोग पसंद भी करने लगे थे। जब पसंद करने लगे तब इसने कहा कि अब हमारी वैल्यू क्रेडिट कम हो जाएगी। तो जौना खान को वहाँ भेज दिया कि जाओ तुम तेलंगाना जाओ, तेलंगाना पर आक्रमण करो जाके। इसने तेलंगाना जीत लिया। अब जब जीत लिया तेलंगाना तब तो सब लोग और ज़्यादा वो करने लगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो सब कुछ कर रहा है, जीत भी रहा है, हमारी सेवा वो भी कर रहा है, ख्याल भी रखता है सब कुछ। ठीक है, यहाँ तक कहानी ठीक थी। अब इसके बाद में जौना खान का नाम नया नामकरण कर दिया गया, मोहम्मद बिन तुगलक नाम कर दिया, मोहम्मद बिन तुगलक। इससे थोड़ी फेमस, थोड़ी कैपेबिलिटी जो थी गयासुद्दीन तुगलक की वो कम होने लगी। अब गयासुद्दीन तुगलक एक बार कहाँ गया? बंगाल में गया, बंगाल जीतने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए बंगाल में गया, लेकिन बंगाल गया हार। अब तो और ही ज़्यादा डाउन हो गई कि अब तो सब उसे पसंद करने लगे कि ये तो राजा किसी काम के लिए नहीं, ये तो अब हार भी गए जाके। फिर उसके बाद जब क्या नाम था, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन जब वापस आ रहे थे अपने साम्राज्य दिल्ली में जाके, फिर यूपी की एक जगह थी, यूपी में वहाँ पे एक रुके हुए थे। तो वहीं पे इनके साथ में जौना खान भी था। जौना खान ने एक लकड़ी का घर पहले से वहाँ बनवा लिया था, पूरे मारने के इनके इंतजाम थे। लकड़ी का घर इनके ऊपर गिर पड़ा और वहीं इसकी मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक यहीं ख़त्म हो गया। गयासुद्दीन तुगलक ख़त्म होने के बाद में एक नया, जब यही जौना खान सबसे ऊपर जा रहा था तो जौना खान आ भी गया। किस नाम से? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक फेमस है तो अपने, फेमस या कहो या बदनाम कहो, अपने जो तुगलकी फरमानों की वजह से बदनाम है। बहुत से ऐसे फरमान लगा दिए कि जिसका कोई औचित्य ही नहीं बनता था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा होशियार था, इतने सारे राजा हुए लेकिन सब में से होशियार कौन था? यही था। इससे भाषाओं का सबसे ज़्यादा ज्ञान था। हम लोग की जो 22 भाषा है वो तो उससे ज्ञान थे ही। उसके बाद और भी विदेशी भाषा भी आती है। हम लोग की भाषा जैसे कि कौन सी स्टार्ट होती है? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मिथी, संताड़ी। इसके बाद और भी भाषा जैसे कि अरबी भाषा है और भाषा है, ये भी उससे लड़ती है अच्छे से। ये ज्योग्राफी में और मैथ्स में बहुत ज़्यादा परफेक्ट था, इसीलिए इसकी ज्योतिष भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये अपने आप को ऐसा सोचता था कि हम आगे भी देख सकते हैं, आगे का फ्यूचर बता सकते हैं और आगे की नीतियाँ ले सकते हैं, डिसीजंस।
इसी वजह से ये परेशान, इसी वजह से इसके कुछ फरमान ऐसे हुए कि कोई इसका रोल ही नहीं बनता था। जैसे इसका एक घोषणा की गई थी, एक फरमान दिया गया था कि वहाँ पे भयंकर आगाल पड़ा हुआ था, एकदम भुखमरी पड़ी हुई थी। अब उसने उस आगाल में टैक्स और लगा दिया। अब बताओ, जनता तो पहले ही खिलाफ हो जाएगी। अब उसमें वहाँ पे क्या लग गया, टैक्स लग गया। तो पहला तो इसीलिए परेशान हो गई, ये तो कोई फरमान ही नहीं हुआ। अब दूसरा क्या था, दूसरा इसकी राजधानी कहाँ पे थी, इसकी राजधानी दिल्ली में थी पूरी, ठीक है, दिल्ली में राजधानी थी। और दिल्ली के पास यहाँ पे अगर देखोगे ऊपर तो यहाँ पे पहले तिब्बत आता है, फिर चीन आता है, फिर आता क्या, मंगोलिया। मंगोलिया से यहाँ पे मंगोलों का आने का डर था, मंगोल बार बार आक्रमण कर रहे थे यहाँ पे आके, इसे यहाँ पे लग रहा अब डर कि अब क्या करेंगे, क्योंकि दिल्ली हमारे ऊपर ही है, कब्जा ली जाएगी। तो ठीक है, इसने क्या किया, इसने दिल्ली को सीधे ले गया कहाँ पे, साउथ में जाके। दिल्ली को कहाँ ले गया, ये साउथ में जाके ले गया। थोड़ा सा रफ बना देते रहे, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा आइडिया रहे। ओके, जैसे ये दिल्ली है, ये ठीक है, ये दिल्ली के पास में इसने कहाँ बनाया जाके, यहाँ पे दौलताबाद देवगिरी पे जाके, जहाँ पे पहले यादव वंश में यहाँ पे वो राज इसे जागीरदार बना दिया गया था यादव वंश को। तो ठीक है, यहीं पे इसने क्या बना लिया, अपने जाके कैपिटल बना ली। अब कैपिटल बनाना कोई आसान बात तो है नहीं, कैपिटल बना रहे हो अपनी, तो सब लोग वहाँ पे जाएंगे, कुछ लोग, सब पूरी प्रशासनिक अध्यक्ष सब कुछ जाएगा, तमाम खर्चा होगा, तमाम टाइम लगेगा, तमाम माइंड मेकअप होगा। यहाँ पे चले गए, पहले जब चले गए मंगोलों के डर से, यहाँ पे ये तिब्बत है, ये चाइना है, ये मंगोलिया है, यहाँ से अटैक होने का डर लग रहा था इन्हें कि यहाँ अटैक हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद में अटैक वगैरह होता रहा, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा बच नहीं पाए थे और काफ़ी समस्या आने लगी लोगों को भी, इसे भी। इसने फिर क्या किया, इसने फिर कैपिटल फिर दिल्ली ले गया। इसने कहा यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, दिल्ली चलो, दिल्ली में काम सही हो रहा है। इससे इनकी जनता बिल्कुल परेशान हो गई कि ये क्या तमाशा कर रखा, कभी यहाँ आ रहे हैं, कभी वहाँ आ रहे हैं, पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है ना। कोई अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा तो उसको देखता होगा कि ट्रांसफ़र एक जगह पे दूसरी जगह पे हो रहा है, तो पूरा एक माइंड मेकअप, बच्चों को परेशानी और सभी को परेशानी होती रहती है। ऐसे इसने तो पूरा साम्राज्य का साम्राज्य ही उसने चेंज कर दिया था, यहाँ से वहाँ तक, और फिर वहाँ से वहाँ तक ले गया। इसकी तो अलग ही मेंटलिटी हो गई थी। तीसरे नंबर पे क्या था, तीसरे नंबर पे ईरानों का युद्ध भी हो रहा था। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान, फिर इसके बाद में यहाँ पे कजाकिस्तान, ये 5 देश आ जाते हैं। कौन कौन से देश आ जाते हैं, 5 कौन से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान यहाँ पे आ जाते हैं। और इधर ही हमारा क्या था, कुवैत, इराक, ईरान, मिडिल ईस्ट में, इधर आके मिडिल ईस्ट में हमारा यहाँ पे ईरान आ जाता था। तो ईरान से हमले और होते थे। तो जब ईरान से हमले होने वाले थे और हो रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि पहले तो हमारा इंडिया पूरा था ना, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब मिला हुआ था, और यहाँ म्यांमार या बर्मा पूरा तक, यहाँ तक इसकी सीमा थी, और तिब्बत वगैरह ये पूरा, ये ऐसे इंडिया था हमारा पूरा कवर। तो यहाँ पे हमले होते रहते थे धीरे धीरे। जब यहाँ पे हमले हो रहे थे तब इसने क्या किया, इसने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम एक सेना बना, यहाँ पे खुरासानों का अटैक होता था सबसे ज़्यादा, कि हम सेना बनाते हैं, सेना बुलाई। इसने सेना बहुत ज़्यादा लोगों की बुलाई, काफ़ी लाखों लोग की बुलाई। अब इस सेना को उसने सैलरी भी दे दी, 3 महीने की सैलरी दे दी। और 3 महीने की सैलरी देने के बाद में खुद गया इनके राजा के पास जाके और संधि कर ली जाके कि ऐसा है कि देखो हमला नहीं करेंगे, शांति से बैठ जाते हैं, बस हो गई, वहाँ संधि हो गई, वहाँ हमला ही नहीं हुआ। अभी जो सैनिक को इतने अब बिठा लिया, इनको खाना पीना खिलाना, और 3 महीने पहले सैलरी दे चुके, सारा पैसा बर्बाद, लोगों की मेंटलिटी बर्बाद की। युद्ध पहले उन लोगों ने लगा कि युद्ध होने वाला, लेकिन युद्ध वगैरह कुछ हुआ नहीं, सब फिर यहाँ सब हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट होती रही। अब जितने सैनिक हैं इनका क्या किया जाए, इनके सैनिक को क्या किया, ये चौथा वाला है, इसके सैनिक को इन्होंने क्या कह दिया, हिमालय की चोटी पे जाओ, हिमालय की चोटी पे भेज दिया। कराची ऊपर टॉप पे चोटी थी, वहाँ पे जाके वहाँ भेज दिया। उसमें वहाँ पे सैनिकों का विद्रोह हो गया, काफ़ी सारे सैनिक वहीं मारे गए। फिर इसने क्या किया, इसके अलग अलग, एक तो बहुत अलग अलग तरीके के हैं काफ़ी चीज़ें। 1336 में इसका साम्राज्य का बिखराव चालू हो गया। 1336 में जाके 2 लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, एक नया साम्राज्य बना लिया, जिसका नाम क्या था, विजयनगर। क्या नाम था, विजयनगर।
कौन कौन थे? वो दो लोगों ने विजयनगर बना लिया, दो लोगों, इसका नाम था, एक तो हमारा कैकुबार शाहनी था, कैकुबार शाहनी तो चला गया था। दो लोगों में से अभी बताते हैं आपको। एक वंश इन लोगों ने बहमनी वंश बना लिया था। कौन सा? बहमनी वंश। विजयनगर बनाया और बहमनी वंश बनाया। बहमनी वंश जो था वो किसने बना लिया था? हसन गंगू ने। किसने बना लिया था? बहमनी वंश। बहमनी वंश जो था वो हसन गंगू ने बना लिया था। और इसने क्या बना लिया था? और इसने जो विजयनगर जो बनाया था वो बनाया था हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का, नाम ही याद नहीं आ रहा था। हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य बना लिया था। दो भाई थे, इनको पहले मुसलमान बनाया गया था, फिर हिंदू बन गए थे, हिंदू जाके फिर अलग डिवाइड हो गए थे, विजयनगर बना गए। विजयनगर के बाद यहाँ पे कौन सा था? यहाँ पे दूसरा वंश बना लिया था, बहमनी वंश। ठीक है, ये किसे बनाया था? हसन गंगू ने। तो काफ़ी डिवाइडेशन हो गई थी इसकी दिल्ली के जाके। दिल्ली में डिवाइडेशन के बाद में इसके पास में फिर एक इब्न बतूता भी आया, मोरक्को यात्री। इब्न बतूता जब आ गया था तब इसने क्या किया? किसने? अलाउद्दीन खिल, इसने, क्या नाम इसका, कौन सा राजा है ये? अजय खिलजी है? नहीं, तुगलक है। तुगलक की बात कर रहे हैं ना, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की सारी स्टडी कर रहे हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? इब्न बतूता को सारी जिम्मेदारी पकड़ा दी कि डाक सेवा है तुम भी ले लो। डाक सेवा नई नई पहली बार चालू हुई थी, तुम ही समझ लो। दिल्ली का काजी नियुक्त कर लिया, दिल्ली का तुम्हें जज बना दिया गया, अब तुम यहीं पे जज करोगे जाके। चीन में जाके एक दूत यात्रा थी, एक दूत यात्रा पे जाके ऐसे ही भेज दिया जाके, जाओ तुम सारी चीज़ें संभालो जाके। ठीक है, ये चला गया, समझ गया। इसके बाद ये ख़त्म हो गया। इसके ख़त्म होने के बाद चचेरा भाई आता है। चचेरा भाई का नाम था फिरोज़ शाह तुगलक। ये इसने काफ़ी डेवलपमेंट किया। फिरोज़ शाह तुगलक ने सबसे पहले तो इससे क्या बोला जाता था? नहरों का बादशाह बोला जाता था। नहरों का बादशाह इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा नहरें बनवा दी थी हर जगह पे। फिरोज़ शाह तुगलक जो था, इसने सबको स्मार्ट सिटी इसने को बनाने का बहुत शौक था। इसने 300 से ज़्यादा शहर का निर्माण किया था। शहरों का निर्माण इसने कर दिया था 300 से ज़्यादा। फिर उसके बाद इसने काफ़ी सारे बगीचे बनवाए थे। बगीचे बनवाने के बाद में इसने काफ़ी सारे नहरें बनवाई थी। नहरें बनवाई इसलिए इसे नहरों का बादशाह बोला जाता था। नहरें बनवाने के बाद में इसने किसानों पे भी टैक्स लगा दिया था। किसानों पे इसलिए टैक्स लगा था कि अगर आप नहरों का यूज़ करते हैं, मतलब नहरों का पानी यूज़ करेंगे अपनी सिंचाई के लिए, खेतों के लिए, तो आपको 10% टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स का नाम था हक ए शर्व। क्या नाम था? हक ए शर्व। इसके सबसे ज़्यादा दास थे, 1,80,000 दास थे इसके। इसीलिए इसने एक अलग विभाग बना दिया था जिसका नाम रख दिया था दीवाने बंदगान। क्या रख दिया था? दीवाने बंदगान। ये क्वेश्चन पूछा जाता सबसे ज़्यादा दास किसके पास थे? सबसे ज़्यादा दास फिरोज़ शाह तुगलक के पास में था, 1,80,000। इसको दीवाने बंदगान पे बताया जाता है। इसने फ्री हॉस्पिटल भी, इसने अस्पताल भी बनाए थे। अस्पताल जो थे एकदम फ्री थे, इसमें गरीब अमीर चाहे जो भी हो उसका इलाज वहाँ पे होता था। इस हॉस्पिटल का नाम होता था दर-उल सफ़ा। दर-उल सफ़ा। आज भी लोग दिल्ली वगैरह में अगर जाओगे तो कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे बने होते हैं जो दर-उल सफ़ा नाम से होते हैं, जिसमें ये लोग इनका फ्री इलाज करते हैं। ये मुस्लिम लोगों की, इनके कम्युनिटी का सबसे पहले एक अच्छा उदाहरण था। फिरोज़ शाह जो तुगलक था, ये हमारा हिंदुओं के लिए एक अलग बना लिया था, इसने विभाग बना लिया था। मुसलमान के अलग विभाग बना लिया था कि जिससे कि अलग अलग धार्मिक चर्चाएं, अगर जिसकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर जाके कंसर्न करिए, उसके बाद हम सुनेंगे, राजा सुनेगा, वो सारी बातें क्लियर करेगा क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, इसके बाद इनका ये ख़त्म हो जाता है। ये तुगलक वंश मेन ख़त्म हो जाता है। बस एक राजा बचता है इसका नजरुद्दीन महमूद। लास्ट राजा बचता है, छोटा सा, इसका थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है। नजरुद्दीन महमूद में ये अपना राज करता है। राज करते करते इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये खिर्ज खान राजा को, एक इनका पंजाब के पास इनका जो साम्राज्य होता है, खिर्ज खान को अलग कर देता है कि हम तुमसे मतलब नहीं रख रहे हैं। खिर्ज खान भी इससे गुस्सा हो जाता था कि हम तुम्हें ख़त्म करके मानेंगे। इन दोनों की आपस में हमेशा लड़ाई रहती थी, खिर्ज खान और इसकी नजरुद्दीन महमूद की। ठीक है, अब खिर्ज खान ने करा क्या? खिर्ज खान ने जाके तैमूर लंग को बुला लिया। तैमूर यहाँ पे इधर आ रहा था, यहाँ से ईरान से आ रहा था, और इधर मंगोल से कौन आ रहा था? चंगेज खान आ रहा था। तो तैमूर खान को बुला लिया गया। तो तैमूर कहाँ से आ रहा था? यहाँ से। तैमूर ने इसकी हत्या कर दी।
किसकी? नसरुद्दीन महमूद की, लेकिन नहीं हत्या हो पाई, बच गया और ये भाग गया। फिर इसने क्या किया, तैमूर ने खिलजी खान से कहा कि जाओ तुम सत्ता संभालो जाके, लेकिन ये सत्ता पे बैठा नहीं। दोबारा लौट के आया था कौन? नसरुद्दीन महमूद, लेकिन इस खिलजी खान ने तैमूर लंग की हत्या कर दी। खिलजी खान ने तैमूर लंग की हत्या कर दी, ये ख़त्म हो गया। ये तैमूर लंग ख़त्म होने के बाद में कौन नया राजा बना? खिलजी खान। खिलजी खान कौन सी आ गया था? 1414 से लेकर 1451 तक इसने अपना राज किया खिलजी खान का। खिलजी खान की एक नया वंश बना लिया था। इस वंश का, इस डायनेस्टी को बोलते थे सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। सैयद वंश में सबसे पहले यही राजा आता था, खिलजी खान आता था, फिर अलाउद्दीन मसूद आता था और भी एक राजा और आता था। उसकी ज़्यादा कोई इन राजाओं की ज़्यादा उसमें कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इसमें इस साम्राज्य में केवल इतना अच्छा वर्क हुआ था कि इन लोगों ने केवल मकबरा ही बनाया था बस, और ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन नहीं हुआ था। इसके बाद में इनका जो लास्ट राजा आ जाता है, उस लास्ट राजा को ख़त्म कर देता है कौन? बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी वंश के इसे ख़त्म करने के बाद में एक नया वंश बना लेता है 1451 से लेके ये 1526 तक। 1451 से लेके 1526 तक कौन सा वंश? लोधी वंश स्टार्ट कर देता है। ये बहलोल लोधी सबसे पहला राजा होता है, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी करता क्या है? अपने नाम का एक सिक्का भी चलाता है, जिसे बहलोल सिक्का बोला जाता है। काफ़ी टाइम तक ये सिक्का चलता रहा था, बहलोल सिक्का। ये वंश जो था वो प्योर अफ़गानी वंश था, प्योर अफ़गानी वंश, उस साइड से आ रहा था ये वंश। इसी ने यहाँ पे दिल्ली पे आके राज किया था। बहलोली सिक्का माना जाता था और ये इसका बहलोली सिक्का इसने चालू करा था। इसका एक रूल था कि जब भी कभी दरबार में आता था तो पहले सारे दरबारी बैठ जाते थे, फिर इसके बाद ये बैठता था। कौन? यही बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी आता है। सिकंदर लोधी में क्या करता है कि सिकंदर आजमी नाम का एक मापक बनाता है, जब ज़मीन नापने वाला जो स्केल होता है वो बनाता है, उसके नाम पर रख देता है। फिर इसके बाद में लास्ट में एक राजा आ जाता है। हालांकि सिकंदर लोधी जो था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस राजा था, इसने आगरा को भी हराया था, आगरा जीत लिया था पूरा। इसके बाद ठीक है, इसके बाद लास्ट में जो राजा आता है वो आ जाता है कौन सा? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से फिर उसके बाद समाप्त होना चालू हो जाता है ये सारे वंश का। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की लड़ाई हो जाती है किससे? बाबर से। कैसे होती है वो बताते हैं। पहले इब्राहिम लोधी की लड़ाई हुई थी किससे? राणा सांगा से। राणा सांगा ने इसे हरा दिया था। राणा सांगा से हराने के बाद में कब हार गया था? 1518 में। फिर इसके ही कुछ करीबी थे दौलत खान और आलम खान। दौलत खान और आलम खान गए यहाँ भाग के, किसे बुला लिया? बाबर को। बाबर तो पहले से ही आने की सोच रहा था। ये बाबर पहला फर्स्ट है जो मुग़ल सल्तनत स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा। बाबर पहले से ही आने की सोच रहा था कि हम यहाँ अटैक करेंगे आके, लेकिन अटैक नहीं हो पा रहा था इसका। फिर ये आ जाते हैं दौलत खान आलम खान के सपोर्ट से इस पर अटैक कर देता और ये इसे हरा देता है। 1526 में पहली लड़ाई हो जाती है, पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें कौन हार जाता है? इब्राहिम लोधी हार जाता है। और इसका जो बाबर का नई सल्तनत स्टार्ट हो जाती है, मुग़ल सल्तनत, ये स्टार्ट हो जाती है 1526 से लेके 1526 से लेके पूरी 1707 से तो एकदम मेन मुग़ल ख़त्म होता था। फिर 1707 के बाद में और भी चलता रहता और फिर 1856 तक पूरा ही चलता रहा इनका सल्तनत बहादुर शाह जफ़र तक जाके। ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, मुग़ल क्लास जहाँ पे स्टार्ट होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।